हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 150। इससे पहले हम लोगों ने पहले दो पार्ट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक देख लिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 101। कह रहे एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स एंड डज नॉट नीड एनी टाइम। उसको क्या कहते हैं? डमी एक्टिविटी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट क्या कहते हैं? इंटरफेयरिंग फ्लोट। बी आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा नहीं है? आइटम रेट भी है, परसेंटेज रेट भी है, जिसमें हर एक आइटम का रेट लगाते हैं। परसेंटेज रेट में हर एक आइटम का परसेंटेज टर्म लेते हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मेजरमेंट मेथड नहीं है। तीसरा है वर्कर्स प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ वर्क डन पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट है कॉस्ट स्लोप। अगेन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन माइनस क्रैश ड्यूरेशन। क्रैश कॉस्ट क्या होता है? जो मैक्सिमम कॉस्ट इंड्यूस जितना होता है ताकि एक्टिविटी को कम से कम टाइम में एंड किया जा सके। सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन एल है, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू है। इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। बेंडिंग मोमेंट पूछा है तो क्या होगा? अगर आप वैसे भी देखो तो ये अगर डब्ल्यू है तो ये W/2 है, तो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना होगा? W/2 इंटू L/2, तो WL/4 आंसर आ जाएगा सी। टू हिंज आर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टू हिंज आर्च कैसा होता है कि दोनों एंड पे हिंज है, तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4, 4 - 3 1, मतलब 1 डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन 3 हिंज आर्च जो होता है वो होता है कैसा? स्टैटिकली डिटरमिनेट। बेंडिंग इक्वेशन पूछा है डायरेक्टली, तो क्या होता है? M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर। आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी। डक्टाइल के लिए कौन सा होता है? शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हम कहते हैं वॉन मिस थ्योरी, वॉन मिसेस थ्योरी। और ब्रिटल के लिए कौन सा होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम कहते हैं रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। अभी हम डिस्कस किया हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि दिया गया है रैंकाइन के द्वारा। विड्थ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्थ ऑफ ब्लास्ट सेक्शन एट बॉटम ऑफ ट्रैक फॉर ब्रॉड गेज। अब यहाँ ब्रॉड गेज के लिए पूछा है, और क्या पूछा है? बॉटम ऑफ सेक्शन पे। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अगर ट्रैक है दोनों तरफ, तो ब्रॉड गेज के लिए बेसिकली क्या होता है? ये तो हो गया रेल टू रेल 1.676। नाउ अगर इसके बाद होता है ब्लास्ट, और ब्लास्ट का तो ब्रॉड गेज में अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्लास्ट, ये है ब्लास्ट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है वो होती है 3.35 मीटर, 3.35 मीटर। बट यहाँ में बॉटम का पूछा है तो हमें ये स्लोप चाहिए, बट स्लोप कितना होता है? जनरली 1.5:1 का रहता है, 1.5:1 का रहता है। तो हमें क्या करना है? बॉटम का, तो ऊपर का तो हमें टॉप का विड्थ पता है 3.35, और इस स्लोप के आधार पे हम अगर फाइंड करें बॉटम का कितना आएगा? 3350 प्लस 1.5 इंटू, अब हमें देखना है कि कितना डेप्थ आएगा, तो 1.5 इंटू 2 इंटू 250, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4110 के आसपास, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, नियरेस्ट आंसर इसका आएगा 4200 mm, ठीक है। चलिए इस तरह से हम, और देखो ये तो था ब्रॉड गेज के लिए विड्थ ऑफ ब्लास्ट, टॉप विड्थ ऑफ ब्लास्ट। अगर हम मीटर गेज के लिए बात करेंगे तो 2.25 होता है, और नैरो गेज के लिए 1.83। तो ये वैल्यूज याद है तो आप स्लोप के आधार पर निकाल सकते हो। विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज इन इंडियन रेलवे। रेलवे में कौन सा होता है? क्यूबिक पैराबोला, और हाईवे में कौन सा होता है? स्पाइरल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू इनसफिशियंट एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप नहीं होने की वजह से जो डिस्टॉर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बकलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं बकलिंग। नेक्स्ट क्या है? हील डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज। हील डाइवर्जेंस क्या होता है? ये होता है टंग रेल, दिस इज टंग रेल, दिस इज स्विच एंगल, और ये होता है हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस। तो हील डाइवर्जेंस के लिए कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीपल करके, थीटा इंटू टंग रेल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ ऑफ टंग रेल इंटू स्विच एंगल। द आउटर रिम ऑफ द रेलवे व्हील आर कोन्ड टू प्रिवेंट द रबिंग ऑफ व्हील फ्लेंज विद साइड्स। कैसे होता है? जो व्हील का जो रेलवे ट्रैक है, ये बेसिकली कोनिंग ऑफ व्हील की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे जो व्हील लगाते हैं तो व्हील का स्लोप होता है, हम जानते हैं कि व्हील का स्लोप होता है, ये स्लोप बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। तो ये कोनिंग ऑफ व्हील की बात करें कितना होता है, तो ये बहुत ही पॉपुलरली हम सबको पता है, कोनिंग ऑफ व्हील भी 120 होता है और इस रेल की स्लोपिंग भी 1/20 होता है, ताकि ये बिल्कुल अटैच होकर चले इससे, ठीक है। इस रेल की स्लोपिंग भी हम स्लीपर को जो इंक्लाइन रखते हैं वो 1/20। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विद स्ट्रेट टेंडन हैविंग यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी। क्या कह रहा है कि कोई बीम है, उसमें ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है और इसमें टेंडन लगाया गया है जिसकी इसेंट्रिसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में प्रोवाइड किया गया, ई के बराबर इसेंट्रिसिटी है। तो कह रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम कितना होगा, डिफ्लेक्शन का यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन बताना है बेसिकली कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। देखिए अब आपको पता है कि अगर ये है तो यहाँ पे तो टेंसाइल फोर्स पी एक्ट कर रहा है टेंडन का, ठीक है। एक तो टेंसाइल फोर्स टेंडन का यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं, यहाँ पे पी एक्ट कर रहा है, और एक चूंकि एसेंट्रिसिटी है तो यहाँ पे ये मोमेंट जनरेट करेगा जो कि बराबर होगा पी इंटू ई के बराबर। और इन दोनों की वजह से हमें अगर बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पी ई इंटू L/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। फाइनल आंसर आएगा PE_L² डिवाइड बाई 8EI के बराबर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, PE_L² डिवाइड बाई 8EI। अब ये माइनस किस लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द फाउंडेशन दैट इज यूज्ड व्हेन बेयरिंग पावर ऑफ सॉइल इज लो। कह रहा बेयरिंग पावर लो है, शो लो दैट इंडिपेंडेंट कॉलम फुटिंग आर इम्प्रैक्टिसेबल, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग नहीं लगा सकते, एंड पाइल फाउंडेशन कैन नॉट बी यूज्ड, और पाइल फाउंडेशन भी यूज़ नहीं करना है। तो तीसरा ऑप्शन कौन सा बचता है अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी लो हो तो, राफ्ट फाउंडेशन, जिसमें हम सभी का कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं एक में। नेक्स्ट, एज पर IS 13431980 प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर प्री टेंशन। अगेन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। प्री टेंशन के लिए M40 और पोस्ट टेंशन के लिए M30, ठीक है। प्री टेंशन में ज़्यादा हायर ग्रेड चाहिए होता है और पोस्ट टेंशन में M30 चाहिए होता है, और RCC के लिए कितना है, M25, ठीक है। ओके, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एज पर IS 456 इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब कितना है, 125 mm। अगेन ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, एक दो बार नहीं, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज पर IS 1893/2002 क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो क्या होता है कि कोई बॉडी में अगर वाइब्रेशन इंड्यूस हुआ तो कितनी देर तक वो वाइब्रेट हो रहा है, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 100% मीन्स एक साइकिल, और जैसे जैसे साइकिल बढ़ता जाएगा डैम्पिंग रेशियो घटता जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो कह रहा है यहाँ पे स्टील के लिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए और अर्दन स्ट्रक्चर के लिए कितना होगा। तो ये तीनों की तीनों अलग अलग हिसाब से कह रहा है। तो देखो सबसे कम जो है, सबसे कम रेशियो किसके लिए होता है, स्टील के लिए, और कंक्रीट के लिए तो 5% फिक्स है, और अर्दन ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसका 20% है, मतलब अर्दन ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसलिए उसकी साइकिल कम होगी। तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर डी। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन इंडिया वाज डन बाय, मतलब किसके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया था रोड का। तो रोड क्लासिफिकेशन और कौन कर सकता है, ये है सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंडियन रोड कांग्रेस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही रोड का क्लासिफिकेशन डिफाइन करती है। हम जानते हैं जनरली एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। द ड्रेनेज लेयर इन द हाईवे पेमेंट, ड्रेनेज लेयर का काम किसका है, मतलब ड्रेन करना, वाटर को ड्रेन करने का काम किसका है, ये है सब बेस का। कई लोग बेस पे टिक करेंगे बट दैट इज इनकरेक्ट। सब बेस कोर्स का मेन पर्पस होता है यही, बेस कोर्स का होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बट सब बेस का काम होता है मेन वर्क, डिस्ट्रीब्यूट तो वो भी करता है बट मेन वर्क होता है वाटर को ड्रेन करना। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि R रेडियस है कर्व का, L लेंथ है ट्रांजिशन कर्व का, तो शिफ्ट ऑफ द कर्व क्या होता है, L²/24R, L²/24R, आंसर आएगा ए। CBR वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट में, तो कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, तो ये दोनों ही वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, और जिसमें भी हायर आए, हायर CBR जिसमें मिलता है वो हम वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट स्लैब डिजायरेबल लिमिट ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, पेवमेंट स्लैब बना रहे हैं, मतलब सीमेंट कॉन्क्रीट का पेवमेंट बना रहे हैं, पेवमेंट लेयर के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए हर एक के लिए अलग अलग लिमिट है, बेस कोर्स के लिए अलग लिमिट है, सबके लिए अलग अलग लिमिट है। तो अगर हम बात करें पेमेंट के लिए तो पेमेंट के लिए है 30%। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटिंग।
मतलब जिसको हम फायर डिमांड भी कहते हैं, और कंप्यूट करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइट्स फार्मूले के हिसाब से। मतलब ये फार्मूला है, इसमें कह रहा है पी की यूनिट क्या है और की यूनिट क्या है। पी और क्यू का यूनिट पूछा है और कुछ नहीं। तो इसमें जो यूनिट है देखिए, क्यू जो है वो लीटर पर मिनट में मिलता है हमें, और पी क्या होता है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है, तो ये आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको क्लियर इसमें मेंशन है कि यूनिट क्या है क्यू का, कि तो क्यू है लीटर पर मिनट में, और पॉपुलेशन की डेंसिटी 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर्स वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर। इसको हम कहते हैं नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ग्रिड चैम्बर्स आर डिजाइंड। तो यहाँ पे कई प्रकार के सेटलिंग के टाइप्स होते हैं। पहला होता है, पहले वाले को बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, जिसमें पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल डाउन होते हैं। सेटलिंग टाइप 2 में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन के साथ अगर फ्लोक्यूलेटेड करते हैं, कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं, तो मंच में सेटल डाउन होता है, टाइप 2। टाइप 3 क्या होता है, हिंडर्ड और जोन सेटलिंग कहते हैं इसको कहते हैं जोन सेटलिंग, जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। और लास्ट वाला क्या होता है, कंप्रेशन सेटलिंग, कंप्रेस्ड होकर सेटल होता है। तो ये दोनों स्लज में आता है, और ये किस में आता है, कोएगुलेंट्स जिसमें हम ऐड करते हैं उसमें। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ग्रिड चैम्बर की। तो ग्रिड चैम्बर में कौन सा आता है, टाइप 1 सेटलिंग, क्योंकि ग्रिड चैम्बर क्या होता है, कैसे, मतलब पार्टिकल को सेपरेट करके नीचे लाता है। नेक्स्ट है, लंदन स्मोक वाज प्राइमरली कॉज्ड बाय। लंदन स्मोक में प्राइमरी रीजन क्या था, बर्निंग ऑफ कोल की वजह से हुआ था, कि मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और हाई प्रेशर वेदर कंडीशन की वजह से हुआ था ये, बर्निंग ऑफ कोल की वजह से। तो तीनों ही कॉम्बिनेशन थे इसमें, तीनों ही कॉम्बिनेशन थे, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा बर्निंग ऑफ कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज जनरली नॉट एडॉप्टेड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कौन सा यूज़ नहीं करते। देखो नॉर्मली लैंडफिल कब यूज़ करते हैं, जब सिंपल सा कोई मतलब डोमेस्टिक वेस्ट हो उस कंडीशन में। अदरवाइज़ अगर जो वेस्ट है, अगर वो मेडिकल वेस्ट है, मतलब उसमें हजारियस मेटेरियल भी होते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, तो उसके लिए उसको हम पहले श्रेडिंग आफ्टर डिसइंफेक्शन करते हैं, या फिर इंसरेशन भी करते हैं, उसको हम जलाते हैं, बट डायरेक्टली उसको हम लैंडफिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा नहीं पूछा है, तो आएगा इसमें आंसर सैनिटरी लैंडफिल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली सैनिटरी लैंडफिल हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसमें केमिकल हजार्डियस सब्सटेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है 131 का देखते हैं, यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम दिया हुआ है, जिसका साइज़ है, मतलब विड्थ है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 400 mm डीप टू सेंटर टू द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। यहाँ पे जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर की डेप्थ, मतलब ये इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है कितना, 400 mm। डिटरमाइन द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट मतलब MU लिमिट पूछा है, बीम सेक्शन M20 ग्रेड है और FE 250 ग्रेड दिया हुआ है, स्टील और कंक्रीट का। ठीक है, अब पूछा है इसमें MU लिमिट की वैल्यू बताओ। तो MU लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, MU लिमिट फॉर FE 250, FE 250 के लिए कितना होता है 0.148 इंटू FCK इंटू BD²। ठीक है, BD²। यहाँ पे आप सभी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। FCK पता है आपको 20 है, विड्थ पता है आपको 200 है, और D कितना है 400 mm और 0.148। तो आंसर आपको मिलेगा 95.36, 95.36। नेक्स्ट है द बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ डिफॉर्म्ड बार कन्फॉर्मिंग टू दिस डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन प्लेन बार। तो ये हम जानते हैं कि जो हमें फार्मूला गिवन है, मतलब कोड में, वो LD इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू सिग्मा S डिवाइड बाई 4 टाउ BD। बट ये किसके लिए है, प्लेन बार इन टेंशन के लिए। तो अगर डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन है तो इस टाउ BD की वैल्यू 60% इंक्रीज हो जाएगी। और कह रहा है कि अगर कंप्रेशन में यूज़ करना है इसी डिफॉर्म्ड बार को तो 60% और उसके अलावा 25% और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है कि टेंशन में ही है लेकिन डिफॉर्म्ड बार है, तो 60% इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे हुप टेंशन दे रखा है पर मीटर हाइट, कह रहा है कैलकुलेट करो। और देखिए हुप टेंशन सर्कुलर टैंक में, तो हुप टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, PD/2T। अब यहाँ पे P क्या है, प्रेशर एट द बॉटम। तो प्रेशर एट बॉटम, तो बॉटम क्या होता है, अब वाटर का प्रेशर कैसे वेरी करता है, ρGH से। तो यहाँ पे ρGH की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, और क्या पूछा है यहाँ पे, हुप टेंशन की वैल्यू पूछा है, मतलब ये टोटल टेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल टेंशन कि जो हम इसको हम मतलब टोटल टेंशन अगर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρGH इंटू D/2, PD/2 की जगह ये आ जाएगा कंबाइंड फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो आंसर आएगा D, WH मतलब ρGH इंटू D/2, आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वैल्यू, यहाँ पे पूछा है रिकमेंडेड वैल्यू, क्योंकि एज 456 में आता है रिकमेंडेड वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ इफ द कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब दोनों एंड पे क्या है, फिक्स है। तो रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा, रिकमेंडेड वैल्यू एज 456 के टेबल में भी गिवन है, तो रिकमेंडेड वैल्यू क्या होगा इसका 0.65L, ठीक है 0.65L, और थियोरेटिकल वैल्यू कितना है 0.5L, L/2, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे रिकमेंडेड पूछा है तो 0.65 आएगा और थियोरेटिकल पूछा है तो 0.5 आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लेंथ, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ पूछा है LD ऑफ अ डिफॉर्म्ड बार एज पर IS 456, फार्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, फाई इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ BD, ठीक है, ये फार्मूला है डेवलपमेंट लेंथ LD का। अब कह रहा है कि इसमें इन लिमिटेशन मेथड सिग्मा एस इज स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन, मतलब 0.87 FY लेते हैं, ठीक है। टाउ BD क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि डिफॉर्म्ड बार के लिए पूछा है, ये फार्मूला जो है किसके लिए है, प्लेन बार के लिए। तो डिफॉर्म्ड बार के लिए क्या होता है 60%, मतलब 1.6 इंटू टाउ BD हो जाएगा, 1.6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1.4 इंटू मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो वो चीज़ यहाँ पे आंसर में नहीं है। तो आंसर में नहीं है 6 पॉइंट समथिंग वाला आंसर, तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो मतलब ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, या फिर आप इसको टिक कर सकते हो कि हो सकता है कि ये टाउ BD की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये टाउ BD यहाँ से रिप्रेजेंट किया हो, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस आफ्टर फॉर द डिफॉर्म्ड बार, तो ये आंसर हो सकता है, या फिर ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम में एक्सपीरियंस ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, तो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स किसके द्वारा जनरेट होता है, प्रेशर एंड विस्कोसिटी की वजह से, प्रेशर एंड विस्कोसिटी की वजह से दोनों जनरेट होता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इन अ 1/40 मॉडल ऑफ स्पिलवे, अब यहाँ पे LR की वैल्यू कितना है 1/40, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज गिवन है, वेलोसिटी है 2 और डिस्चार्ज है 2.5, तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप। अब स्पिलवे है मतलब क्या है, फ्राउड मॉडल लॉ यहाँ पे वैलिड होगा। तो फ्राउड मॉडल लॉ क्या कहता है कि VR इज इक्वल टू √LR, ठीक है। फ्राउड नंबर मॉडल क्या कहता है VR इंटू LR, बस यहाँ पे आपको कर देना है। तो VP प्रोटोटाइप का अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √40, आंसर आ जाएगा 12.65, तो आंसर आ जाएगा 12.65। फ्लो नेट किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये 2D होता है बेसिकली, ये 2D है 3D नहीं, 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन है और ये है इक्विपोटेंशियल लाइन, दोनों का ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन है। द एनर्जी लॉस इन पाइप इज ड्यू टू, एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन लॉस है मेजर, बाकी सब माइनर में आते हैं, तो ये आएगा दोनों। तो फ्रिक्शन लॉस यहाँ पे मेजर के अंदर और बाकी विस्कस एक्शन के द्वारा बेंट वगैरह के लॉस जो होता है वो सब माइनर के अंदर। नेक्स्ट है वाइड अंडरलाइन चैनल कैरिंग सिल्ट फ्री वाटर, मतलब सिल्ट फ्री वाटर है, हैज़ अ डेप्थ दिया हुआ है 2 मीटर, मैक्सिमम ट्रैक्टिव स्ट्रेस परमिशिबल ऑन द बेड, मतलब मैक्सिमम जो टाउ की वैल्यू, टाउ मैक्स की वैल्यू है 1.96। व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप दैट कैन गिवन टू द चैनल, कितना स्लोप मैक्सिमम प्रोवाइड किया गया है जिसके लिए वो ट्रैक्टिव फोर्स मतलब 1.96 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इस ट्रैक्टिव फोर्स जनरेशन के लिए इतने विड्थ और इतने डेप्थ के लिए यहाँ पे स्लोप बतानी है कि स्लोप कितना होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि टाउ C इज इक्वल टू क्या होता है गामा W इंटू R इंटू S, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे R क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मान लेते हैं, तो B इंटू वाई हो जाएगा एरिया और B प्लस 2y हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा B, मतलब उसको y के फॉर्म में क्या आ जाएगा y डिवाइड बाई 1 प्लस 2y अपॉन B, मतलब अप्रॉक्सीमेट y के बराबर ही है, क्योंकि क्या यहाँ पे वाइड दिया हुआ है, तो मतलब हम इसको अगर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट y के बराबर ही, मतलब हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू y इटसेल्फ, बस इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टाउ C की वैल्यू दिया हुआ 1.96 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन लेते हैं इंटू 2, ठीक है। क्या यहाँ पे R की वैल्यू डेप्थ के बराबर है 2 इंटू S, अब यहाँ पे यूनिट को चेंज करने के लिए 10⁻³ लगा देते हैं, तो यहाँ से S क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, मतलब आंसर आ जाएगा D। 140 का हो गया, 141 का देखते हैं। विच इज़ नॉट द हाइड्रो पावर स्कीम प्लांट, कौन सा इसमें से हाइड्रो पावर स्कीम प्लांट नहीं है, ये पूछा है। रन ऑफ रिन्यूएबल स्कीम, स्टोरेज स्कीम, पम्प्ड स्टोरेज स्कीम, या फिर तो मेरे हिसाब से इसमें कैनाल स्कीम जो होता है ये हाइड्रो पावर स्कीम के अंदर नहीं आता है, इसके अंदर आएगा कैनाल स्कीम जो है वो हाइड्रो पावर स्कीम के अंदर नहीं आता है। हाइड्रो पावर स्कीम के अंदर कौन कौन सा आता है,
रन ऑफ स्कीम भी आता है, स्टोरेज स्कीम भी आता है, पम्प्ड स्टोरेज स्कीम भी आता है, और एक आता है इन स्ट्रीम स्कीम, ये आते हैं। तो ये टोटल 4 टाइप के स्कीम आते हैं, कैनाल स्कीम इसके अंदर नहीं आते हैं। मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी शुड नॉट बी टेकन, द ड्यूटी कैसे निकालते हैं, मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर फील्ड, यहाँ पे फील्ड आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिस्चार्ज घटता है और ड्यूटी बढ़ता जाता है। तो कौन से मतलब हमेशा कहाँ पे निकालते हैं, एंड पे, जहाँ पे जॉइंट होता है, हेड पे, एंड पे, टेल पे, या फिर हेड पे या फिर टेल पे। तो हेड पे, यहाँ पे, यहाँ पे आउटलेट, मतलब यहाँ पे आउटलेट पे, बट एट द मिडिल ऑफ कैनाल कहीं भी हम फाइंड नहीं करते हैं, मिडिल में कभी भी फाइंड नहीं करते, तो सी आ जाएगा इनकरेक्ट। यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो हम सभी को पता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल के लिए हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ग्राउंड वाटर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द ग्राउंड एंड जियोग्राफिकल फॉर्मेशन विच कैन एब्जॉर्ब वाटर बट कैन नॉट ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट, जैसे कि क्ले हो गया, शेल हो गया, ये सब क्या करता है, पानी तो लेता है बट यील्ड नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, मैं इसको जरा मिटा देता हूँ 1 मिनट, मैं सभी के बारे में बताता हूँ। एक्यूफ्यूज क्या होता है, एक्यूफ्यूज मीन्स जो ना तो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही पानी दे सकता है, जैसे कि ग्रेनाइट, ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है ना ही यील्ड कर सकता है, एक्यूफ्यूज। ठीक है, एक्यूफ्यूज यहाँ पे क्ले नहीं होता, ग्रेनाइट होता है। एक्यूक्लूड मीन्स क्या होता है, इंक्लूड, ये होता है और थोड़ा बहुत मतलब इंक्लूड तो करता है ये बट पास नहीं करता, जैसे कि बसाल्ट, और इंक्लूड जैसे कि शेल, वही है। एक्यूक्लूड मीन्स होता तो है बट ये इंक्लूड, तो इसके अंदर वाटर तो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है लेकिन ये यील्ड नहीं करता है, उसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है सेल या फिर क्ले। तो आंसर आएगा 144 का ए। नेक्स्ट है स्टिलिंग बेसिन इज यूज्ड फॉर, स्टिलिंग बेसिन किस में यूज़ करते हैं, बेसिकली स्पिलवे के नीचे होता है, एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। तो ये क्या करता है, फोर्स को ब्रेक करके एनर्जी को डिसिपेट करता है, डिसिपेशन फॉर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ ईयर्स प्रिस्क्राइब फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। एक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 5 ईयर, और वैल्यू ऑफ ऑनगोइंग वर्क इन द नेक्स्ट n ईयर। तो यहाँ पे बिड कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं ये पूछा था। बिड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बिड कैपेसिटी इज इक्वल टू a इंटू n इंटू 2 माइनस b से फाइंड करते हैं, मतलब ये फाइनल क्या हो जाएगा 2a, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 2an माइनस b हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है इसमें से, सी, 2an माइनस b। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेंट्रल रूल। ठीक है, वेज के लिए या फिर जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है उसके अंतर्गत में से कौन सा सही नहीं है। ये आपको अगर ये रूल अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए इसमें से मेरे हिसाब से इसमें बाकी सारे ऑप्शन सही हैं सिर्फ बी को छोड़ के, नॉट रिलेटेड। कह रहा है कि टू इंश्योर ऑल मैकेनिकल इक्विपमेंट आर प्रोवाइडेड विद सेफ्टी फीचर, बिल्कुल सेफ्टी फीचर होना चाहिए। टू इंश्योर वर्कर डो नॉट लिफ्ट द वेट बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब लिमिट, बिल्कुल सही है। टू मेंटेन क्लीन एंड हाइजेनिक कंडीशन, बिल्कुल सही है। टू इंश्योर मिनिमम सैलरी टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द लेबर, चूँकि 1998 में यहाँ पे मिनिमम वेज के लिए कोई भी क्लॉज नहीं था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेज के लिए यहाँ पे कोई भी क्लॉज नहीं था। नेक्स्ट है कंक्रीट मिक्सचर है, इनिशियल कॉस्ट है 2 लाख और सैलवेज वैल्यू 50,000 है। याद रखना है सैलवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और कह रहे हैं 5 साल के बाद ये सैलवेज वैल्यू मिल रहा है। व्हाट विल बी द एनुअल डिप्रिसिएशन, माइनस कर दीजिए 2 लाख में से 50,000 डिवाइड बाई 5, तो पर ईयर का आ जाएगा हिसाब, पर ईयर का हिसाब आएगा 30,000, मतलब पर ईयर 30,000 रुपये घट रहा है उसकी वैल्यू। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब घर बनने के बाद भी हम कुछ पैसा जमा करके रखते हैं ताकि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए। पता चले 1 महीने के बाद बिल्डिंग से प्लास्टर गिर रहा है, नल खराब हो रहा है, टॉयलेट सही से काम नहीं कर रहा, तो उस सब के लिए हम परफॉर्मेंस के लिए एक मनी डिपॉजिट रखते हैं। उस मनी को यहाँ पे मतलब किस नाम से जानते हैं, मतलब कह रहा है किस नाम से जानते हैं, तो ये कहलाता है आफ्टर इशूइंग द डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ठीक है कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट है कि अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो आप लाइबल होगे उसके लिए, आप उसको रिपेयर करोगे, वो सर्टिफिकेट देने के बाद ही हम उसका मनी जो है वो रिफंड करते हैं। द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ इंक्लूड एडिशनल टर्म वर्क ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन विच वाज नॉट फोर्सीन इन द इनिशियल स्टेज। कह रहा है कि एक ऐसा एस्टिमेट जिसको पहले नहीं देखा गया था, बाद में जब वर्क चलता है उसके बाद जो प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस एस्टिमेट को उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मतलब पहले पता नहीं चला कि वो एस्टिमेट भी इसमें ऐड होना चाहिए, बट जब काम शुरू हो जाता है उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, उसको कहते हैं
सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो ये था सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।